हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी स्पेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस से आप क्या समझते हैं? केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस हैं जिनमें न्यू सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं आफ्टर जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट कर जाएं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज न्यू सब्सटेंसेस जिनकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस हैं दे इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। यहाँ केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे थे रिएक्शन में उनके एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, दैट इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस जिनकी बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट हमने लिए हैं रिएक्शन में, जब वो रिएक्ट करेंगे तो उनमें जो केमिकल बॉन्ड्स थे उन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाएगा, नए बॉन्ड्स बनाए जाएंगे, रीअरेंजमेंट होगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस जिनकी एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट का जो एटम होता है, एटम खुद नहीं चेंज हो जाता है दूसरे एलिमेंट में, रादर इन एटम्स का आपस में रीअरेंजमेंट चेंज हो जाता है। सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जब रिएक्टेंट की रिएक्शन हो जाने पर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं या जो सब्सटेंसेस मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स। हम ये समराइज कर सकते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है उससे, दैट रिएक्टेंट्स आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स, राइट। अब जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम एक सिल्वरी व्हाइट कलर का मेटल होता है। मैग्नीशियम यूजुअली लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर आ जाएगा। तो इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन जो है हम स्टडी करेंगे। जब भी कोई मैग्नीशियम का रिबन हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वो एयर में बर्न कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना हमने क्लोज्ड चैम्बर में हम बर्न कर रहे हैं, नो, हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बर्न कर रहे हैं। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी कि जब मैग्नीशियम का जो रिबन है वी आर बर्निंग दैट, जो मैग्नीशियम का रिबन है व्हेन वी आर बर्निंग दैट इन द एयर इट बर्न्स विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, और क्या बन जाता है, एक नया प्रोडक्ट मिलेगा विच इज अ व्हाइट पाउडर कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी कि रिएक्टेंट क्या थे, रिएक्टेंट्स थे मैग्नीशियम जो कि हमने रिबन के फॉर्म में लिया था, हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो, उन्हें हमने हीट करा और तो प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का पाउडर है। क्या जो रिएक्टेंट्स हमने लिए थे वो पाउडर फॉर्म में थे? नो, बट द प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। एंड हमने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस करा था कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, एंड इस एग्जांपल से वो प्रूव हो रहा है। रिएक्टेंट्स जो थे या तो गैस था यानी कि ऑक्सीजन, या सॉलिड था विच इज मैग्नीशियम, यानी कि एकदम रिबन के फॉर्म में था, यानी कि काफी सॉलिड था। बट यहाँ पे हम एक सॉलिड ही है बट इट इज अ पाउडर राइट हियर। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है दैट इज अ powder. Now the burning of magnesium in air to form magnesium oxide, this is an example of a chemical reaction because ये हमारे reactants थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, रिएक्ट करके उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसकी जो प्रॉपर्टीज है दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स जो कि थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, राइट। अब जो मैग्नीशियम रिबन जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की बाहर की तरफ से कोटिंग बन चुकी होती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी उसे एटमॉस्फेयर में बाहर खुला छोड़ दोगे तो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में वो रिएक्ट करेगा। तो जो मैग्नीशियम का रिबन या जो उसका वायर है उसके सरफेस पर थोड़ा थोड़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है एटमॉस्फेयर में भी अगर हम उसे ऐसे ही रख देते हैं तो। सो बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी कि कोई भी लैब एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे
मैग्नीशियम हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जब रिएक्शन करवाना हो उससे पहले ये जो मैग्नीशियम रिबन पर बाहर की तरफ थोड़ा बहुत नॉर्मल एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से थोड़ा बहुत जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया होगा उसे सैंड पेपर से रिमूव कर दिया जाता है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि एक्सपेरिमेंट जो है वो इजीली हो जाए। नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस कीप ऑकरिंग इन डेली लाइफ। हमारी नॉर्मल लाइफ में भी देयर आर टन्स ऑफ रिएक्शंस जो कि रेगुलरली होती रहती हैं। पहला आ जाएगा साउरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि अगर रूम टेम्परेचर पर हम समर में रख देते हैं तो बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ मिल्क क्या है, खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आप ओवरनाइट थोड़ा सा मिल्क में कर्ड यानी कि थोड़ा सा स्टार्टर या इनोक्यूलम डाल देंगे तो रात भर क्या होगा, जो थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें ऐड किया था वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोपगेट करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, एंड बाय मॉर्निंग यू विल फाइंड दैट द एंटायर मिल्क हैज बीन कन्वर्टेड टू कर्ड, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कुकिंग ऑफ फूड, digestion of food in our body, process of respiration, fermentation of grapes to form alcohols, rusting of iron when left exposed to humid temperature, होता है ना आयरन में रस्टिंग हो जाती है। burning of fuels जैसे कि wood, coal, kerosene, petrol, LPG, burning of candle wax, fruits का पकना, these are all chemical changes, right? जो product है that is very different from the reactants जो कि initially present थे, and ये जो केमिकल चेंजेस हैं दीज आर रेगुलरली टेकिंग प्लेस इन आवर लाइफ। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की। नाउ जो कन्वर्जन है रिएक्टेंट्स का इनटू प्रोडक्ट्स, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम ऑब्जर्व इजीली कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस, राइट। जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, या तो किसी रिएक्शन में देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस इवॉल्व हो रही है, या किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, कलर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज, स्टेट में चेंज। दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिन पर हम फोकस करने वाले हैं। दीज आर 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ chemical reactions, right? Now one by one we will try understanding all of these characteristics. So let's get started. सबसे पहले अगर इनमें से कोई एक भी अगर कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है तो आप कह सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन जो है दैट हैज टेकन प्लेस, राइट। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम 2 सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं और एक गैस इवॉल्व हुई है यानी कि गैस की फॉर्मेशन हुई है, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, राइट। So let's start with evolution of gas only. कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक इज अ मेटल, राइट। अगर जिंक के ग्रैन्यूल्स, जिंक आप अगर लैब एक्सपेरिमेंट्स के लेते हैं तो वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो अगर हम जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लेते हैं, जिंक मेटल के ग्रैन्यूल्स, उनका रिएक्शन कराते हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उसमें से बन के इवॉल्व हो रही है, यानी कि गैस इज गेटिंग इवॉल्व, राइट। तो बिकॉज ये सेटिस्फाई कर रहा है वन ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, वी कैन कंक्लूड कि हाँ केमिकल रिएक्शन इज taking place, right? So the chemical reaction between zinc and जो dilute sulfuric acid हमने लिया था, it is characterized by the evolution of gas, right? Next, हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, दोनों से ही ये रिएक्शन जो है होगी। नाउ वी कैन परफॉर्म दिस केमिकल रिएक्शन इन द लेबोरेटरी एज फॉलोज। जो पॉसिबल लैब एक्सपेरिमेंट्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग, मैं उनके थोड़े बहुत स्टेप्स आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद जिंक ग्रैन्यूल्स का रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपको कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने होते हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब में या कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें डालते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यू विल सी कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं वो फॉर्म होने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखोगे तो आप फील करोगे कि वो गर्म भी हो गया है, यानी कि जो कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो गर्म भी हो गया है, यानी कि राइज इन टेम्परेचर भी आया है, यानी कि दिस ऑल्सो ऑकर्स इन केमिकल रिएक्शन।
सो दिस इज अ कॉनिकल फ्लास्क जो कि आप लैब एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, या तो आप लेते हैं टेस्ट ट्यूब्स या फिर लेते हैं इस तरीके का कॉनिकल फ्लास्क। ये है जिंक के ग्रैन्यूल्स जो कि नीचे प्रेजेंट है, उसमें डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो विद इन अ फ्यू सेकेंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि इस तरीके के जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है उनकी फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि गैस इवॉल्व हो रही है। एंड अगर इस कॉनिकल फ्लास्क को आप टच करके देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि ये गर्म भी हो गया है, यानी कि टेम्परेचर हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब पढ़ते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रेसिपिटेट इज। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है विच सेपरेट्स फ्रॉम अ सोल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मान लेते हैं मैंने दो लिक्विड्स को मिक्स करा, उनमें आपस में रिएक्शन हुई, तो अब क्योंकि वो दोनों मिक्स हो गए थे ना, तो अब क्या हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब उस प्रोडक्ट में देयर इज अ लिक्विड ओनली, बट लिक्विड में कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस की भी फॉर्मेशन हुई है। वो सॉलिड सब्सटेंसेस जो टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क आपने लिया था उसमें नीचे बैठ जाएंगे। तो जब भी दो लिक्विड्स के रिएक्शन से थोड़ा सा सॉलिड प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। So, a precipitate can be formed by mixing aqueous solutions of reactants when one of the products is insoluble in water. यानी कि कहने का मतलब है हमने दो लिक्विड फॉर्म में रिएक्टेंट्स लिए, aqueous solution में रिएक्टेंट्स लिए थे। जब उनका रिएक्शन हुआ तो हमें दो चीजें मिली, दो प्रोडक्ट मिले। एक प्रोडक्ट तो लिक्विड ही है, लिक्विड फॉर्म में है, बट दूसरा प्रोडक्ट सॉलिड है, तो वो नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क में। A precipitate can also be formed by passing a gas into aqueous solution, यानी कि लिक्विड और गैस के रिएक्शन से भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं लाइम वाटर में से। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन, ये लिक्विड होता है, पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन, उसको जब ऐड करते हैं टू अनदर सोल्यूशन, किसका, लेड नाइट्रेट का, तो एक येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, राइट। वो नीचे ही होगा, यानी कि जो भी टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्शन हुआ है उसके सरफेस पर नीचे प्रेजेंट होगा ये सॉलिड प्रोडक्ट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। दस जो केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटाशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। वी कैन कैरी आउट दिस केमिकल रिएक्शन कैसे, आपको एक टेस्ट ट्यूब या बीकर में लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है, उसमें पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। नाउ लेड आयोडाइड इज अ प्रोडक्ट, जब लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन हुआ तो उससे प्रोडक्ट हमें मिला है लेड आयोडाइड, दैट इज फॉर्म्ड एट वंस, एंड चेंज इन कलर जो है वो भी आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। दिस इज राइट हियर लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट में पोटाशियम आयोडाइड ऊपर से डाला जा रहा है। जैसे ही ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ चेंज इन कलर भी दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज टर्न्ड येलो, और जो नीचे की तरफ आपको ये डार्क कलर में दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द सॉलिड प्रेसिपिटेट जो कि नीचे प्रेजेंट है। नाउ प्रेसिपिटेशन इज फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ये नीचे क्यों बैठ गया है, बिकॉज ये जो सोल्यूशन था उसमें सॉल्युबल नहीं है, उसमें मिक्स नहीं हो पा रहा है। व्हेन कलरलेस सोल्यूशन, ये जो हमने लेड नाइट्रेट लिया था और जो पोटाशियम आयोडाइड डाला था ये दोनों कलरलेस थे, बट जब इनका आपस में रिएक्शन हुआ तो येलो कलर कैन बी ऑब्जर्व। तो जब भी कलरलेस सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड को मिक्स किया जाता है तो अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। यानी कि अब हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं केमिकल रिएक्शंस के, स्टार्टिंग विद द थर्ड वन दैट इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर वैसे हमने अभी ऑलरेडी देख लिया है इन केस ऑफ द लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड। अब आगे शुरू करते हैं सम अदर एग्जाम्पल से। जब सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन के साथ में, सिट्रिक एसिड किस किस चीज में होता है, जो लेमन, ऑरेंजेस, यानी कि जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं इन सब में सिट्रिक एसिड होता है। अब ये जो सिट्रिक एसिड है ये अगर रिएक्ट करता है पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन के साथ में, पोटाशियम परमैंगनेट ये नाम आपको याद रखना जरूरी है, इट इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, राइट। तो पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है, उसमें जैसे ही सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होता है, जो पर्पल कलर था ना पोटाशियम परमैंगनेट का वो डिसअपियर हो जाएगा, एकदम से पोटाशियम परमैंगनेट जो पर्पल हुआ करता था वो एकदम से कलरलेस हो जाएगा।
सो जो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन में क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। इस एक्सपेरिमेंट को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड तो लेमन जूस में होगा, तो थोड़ा सा लेमन जूस ले लिया और उसके साथ साथ हमने लिया थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन है, उसमें ड्रॉप वाइज लेमन जूस अगर ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर और टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक करेंगे, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि जो पोटेशियम परमैंगनेट अभी तक पर्पल कलर का था वो स्लोली कलरलेस हो गया, उसका कलर सारा फेड हो गया। ठीक है, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल कर सकते हैं, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। दैट इज व्हाई आई हैड सेड दैट इट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो कि पूछा जाता है, बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट का अलग रिएक्शन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अलग रिएक्शन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी सोल्यूशन लिया जाता है जब उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करी जाती है, तो अभी तक ये ऑरेंज कलर का था। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट कैसा था, पर्पल कलर्ड। तो जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सोल्यूशन होता है इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है, तो सडनली इसका कलर क्या चेंज हो जाता है, इसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। अगेन यहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन कलर इज टेकिंग प्लेस। दस जो केमिकल रिएक्शन है बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन लिया गया था, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू green. Done with the third characteristics as well. We are going to start with the fourth characteristic, but उससे पहले थोड़ा सा हीट एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करती हैं। Whenever a chemical reaction produces heat energy, तो जो मिक्सचर था, रिएक्शन मिक्सचर, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था जिंक ग्रैन्यूल्स का जब रिएक्शन हो रहा था विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो कॉनिकल फ्लास्क है उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा था, वो गर्म हो रहा था, राइट, इट बिकम्स हॉट। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट इन सम केसेस व्हाट हैपेंस इज कि उल्टा होता है, जो केमिकल रिएक्शंस है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने की बजाय एब्जॉर्ब करते हैं। सो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब करती है हीट एनर्जी को, तो उल्टा होता है, उस टाइम पर रिएक्शन मिक्सचर कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो यानी कि चेंज इन टेम्परेचर में दोनों चीजें आती हैं, टेम्परेचर का बढ़ना भी और टेम्परेचर का कम होना भी। नाउ अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज कि अभी हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, इसी को ही लाइम भी कह देते हैं, इसी को क्विक लाइम भी बुला देते हैं। एंड दूसरा कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे कहते हैं स्लेग लाइम। अब आप कहोगे मैं आपको इतने नाम क्यों बता रही हूं, द रीजन भी आगे जाकर हम लाइम, स्लेग लाइम, इन सब पर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ही अपने बेसिक्स क्लियर कर लें। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या फिर क्विक लाइम कहा जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग्ड लाइम कहा जाता है। नाउ कीपिंग ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इन माइंड, अब हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, अभी हमने डिस्कस किया था। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, जब आप उसमें वाटर ऐड करोगे तब जाकर के स्लेग्ड लाइम की फॉर्मेशन होती है। स्लेग्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, तो उसकी फॉर्मेशन होती है और बहुत सारी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और रिएक्शन मिक्सचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है क्विक लाइम और वाटर के बीच में, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो रही है स्लेग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और चेंज इन टेम्परेचर भी आ रहा है विच इज राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। The reaction between quicklime and water to form slag lime, it is an exothermic reaction. अब हम इसको एक और नाम दे रहे हैं इस टाइप के रिएक्शन को, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है और रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाता है, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सो मतलब बाहर छोड़ना, एक्सो एंड थर्म, थर्म मतलब क्या होता है, हीट। तो एक्सोथर्मिक मतलब प्रोड्यूस हो रही है हीट, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, आपका रिएक्टेंट मिक्सचर गर्म हो रहा है, उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो क्विक लाइम वाला रिएक्शन था, अब आप इसे लैब में कैसे
परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा क्विकलाइम लिया जाता है एक हार्ड ग्लास बीकर में, हार्ड ग्लास बीकर लेना है बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। उसमें पानी ऐड करेंगे और बीकर को आप हल्का सा केयरफुली टच करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि बीकर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, यानी कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट का यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। सो यू कैन सी दिस इन पर्टिकुलर डायग्राम राइट हियर। यहाँ थोड़ा सा क्विकलाइम है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज अ हार्ड ग्लास बीकर। जब उसमें पानी आप ऐड करोगे तो इनके बीच में रिएक्शन हो रही है और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, इनके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। किस चीज की फॉर्मेशन होगी, इनके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी जो कि है स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, आपका बीकर बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने की बजाय टेम्परेचर फॉल होता है, यानी कि रिएक्टेंट मिक्सचर बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, अगर उसे ऐड करते हैं टू अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अगर उन दोनों को टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं और उसको मिक्स करेंगे विद अ ग्लास रॉड, तो जो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर इनका फॉर्मेशन होगा और बहुत ज्यादा हीट को ये एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगी। दिस इज एंटायरली ऑपोजिट टू द रिएक्शन जो कि हमने इससे पहले डिस्कस की थी, राइट। सो केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड से बनता है बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर, एंड इस दौरान फॉल इन टेम्परेचर होता है, यानी कि टेम्परेचर गिर जाएगा, कम हो जाएगा। सो इस तरीके की रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो आपसे एक इजीली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, इट इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं आप, दैट इज चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट के बारे में क्या बात करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जांपल, आप एक कैंडल ले रहे हैं, कैंडल इज मेड अप ऑफ वैक्स, राइट। तो अगर कैंडल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं। कैंडल तो सॉलिड थी, वाटर लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एक सॉलिड कैंडल, जो वैक्स की बनी हुई कैंडल को अगर बर्न कर रहे हैं तो उससे लिक्विड यानी कि वाटर और गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रहा है। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, राइट। स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड था रिएक्टेंट बट उसके प्रोडक्ट क्या है, लिक्विड और गैस है, विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट। तो यानी कि यहां क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट। वैक्स जो था वो सॉलिड था, वाटर इज अ लिक्विड, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। दिस मीन्स दैट जब कंबशन रिएक्शन हो रही है वैक्स की, वैक्स को बर्न किया जा रहा है, उसकी कंबशन रिएक्शन हो रही है, जो फिजिकल चेंज है, दैट चेंज, द फिजिकल स्टेट changes from solid to liquid and gas. Thus, the combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state. Wax solid थी, but water जो बना है वो तो liquid है room temperature, और जो carbon dioxide गैस बनी है वो तो of course gaseous form में है. There are some chemical reactions which can show more than one characteristics. For example, zinc granules और sulfuric acid की हमने reaction देखी थी, उसमें दो reactant थे. एक reactant था zinc granules जो कि solid थे, और sulfuric acid जो कि liquid था. But product क्या बने, उसमें gas बनी, क्या, हाइड्रोजन गैस. तो वो तो गैस थी. नाउ अगेन इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स जो कि सॉलिड और लिक्विड थे. तो यानी कि केमिकल रिएक्शंस में चेंज इन स्टेट भी हो सकता है. अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की. जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसे हम इक्वेशन के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स. यहाँ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है. इस मेथड को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि रिप्रेजेंट करना इस तरीके से. दिस इज अ केमिकल इक्वेशन. मान लीजिए जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो उससे प्रोडक्ट बनेंगे क्या, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है. तो हम इसे नॉर्मली इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, उस एरो लगाया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. अभी हमने वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पर कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखा है, वर्ड्स लिखे हैं. इस तरीके की रिएक्शन को कहा जाता है वर्ड इक्वेशन, बिकॉज हमने वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है. अब इन वर्ड्स को हम एक केमिकल इक्वेशन में चेंज करके रिप्लेस कर देंगे बाय सिंबल्स. तो जिंक की बजाय जिंक मेटल का मैं सिंबल यूज कर सकती हूँ, क्या होगा,
Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4, जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है H2। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। यहां पर मैंने इनको डिनोट भी कर दिया है कि लेफ्ट साइड में जो होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर वो होते हैं रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड पर होते हैं प्रोडक्ट्स। जब रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट करा तो उससे बने ये प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिप्रेजेंट की जाती है केमिकल इक्वेशन। जो ऊपर हमने डिस्कस की थी वो थी वर्ड इक्वेशन, ये है केमिकल इक्वेशन, जब हम केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं उनसे डिनोट करते हैं। सो दिस इज इट फॉर आवर सेशन टुडे। आज हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सारे बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, केमिकल रिएक्शन भी समझ लिए है। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज बैलेंसिंग और कैसे इनको फर्दर रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज यू हैव टू मास्टर दिस। ऑलराइट, अगर आपने आगे साइंस पढ़ना है, सो वन थिंग दैट यू रियली नीड टू नो इज कि केमिस्ट्री में एक रिएक्शन को बैलेंस करना, रिएक्शंस के बारे में समझना, ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट नो। दैट्स वाई इस क्लास को बहुत अच्छे से आपने समझना है, रिवाइज करना है, एंड देन विल प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो लर्न हाउ टू बैलेंस इक्वेशंस इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर आवर सेशन टुडे। अगली क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, आपको इस वीडियो से हेल्प मिली केमिस्ट्री समझने में, देन डू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू क्लियर ऑल ऑफ देम। That's it. Goodbye till next class.